नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए जीएस की इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जीएस की इस रिवीजन सीरीज का 25वां क्लास आप देख रहे हैं और ये क्लासेस तो इसी तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन इस समय आपको एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। वो ये है कि इस टाइम पर आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। दरअसल ये समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस टाइम पर आपको नए मटेरियल की तरफ या नए स्टडी मटेरियल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मार्केट से आप कोई नई बुक उठा लाए, किसी कोचिंग का आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, किसी कोचिंग के पीडीएफ नोट्स मिल गए, उनकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है? क्योंकि जो भी गंभीर विद्यार्थी होंगे, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, वो अपना सिलेबस इस टाइम तक कवर कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। वैसे पेपर फरवरी में हुआ था, तो सिलेबस तो जो गंभीर होंगे उन्होंने उसी टाइम पर कंप्लीट कर लिया होगा। आप हालाँकि बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुए होंगे, क्योंकि परीक्षाएँ कैंसल होती हैं, फिर नई परीक्षा तिथियों की कोई पता नहीं चलती है, तो इस बीच में कहीं न कहीं हमारी जो निरंतरता है, वो बाधित होती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिस्टर्ब तो लगभग सभी हुए होंगे, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो नई चीज़ों की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, ठीक है? आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, वो एक बेटर ऑप्शन है। आपको टेस्ट सीरीज़ कहीं से मिल रही हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहीं से यही टाइप का जो थोड़ा-सा काम है, वो मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ़ प्रश्नों का अभ्यास करवा रहा हूँ, ठीक है? और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से कहना ये है कि जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, वो जुड़े हुए होंगे, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं या आपने रेगुलरिटी के साथ में जिस जगह से भी पढ़ाई करी हो, आप उसको छोड़ दीजिए, वो किसी काम का नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता, ठीक है? मेरा कहना ये होता है कि आप जो आपने पढ़ा है, जो अब तक आपने पढ़ा है, जिन बुक्स को आपने फ़ॉलो किया है, जिस स्टडी मटेरियल को आपने फ़ॉलो किया है, आप उसके अलावा दूसरे मटेरियल की तरफ ना जाएँ, आप उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है। जो आपके पास सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिन सोर्सेज़ से आपने तैयारी की है, उन्हीं सोर्सेज़ को मल्टीपल टाइम जब आप पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम को निकालने में आपकी मदद करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर आपने कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद भी आपकी तैयारी में कोई गैप है, तो उस गैप को फिल करने की कोशिश इस सीरीज़ के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहें, उसको छोड़ें नहीं। लेकिन एक काम आप करते चलें कि अगर आप दिन में 1 डेढ़ घंटा अपना कहीं पे भी व्यर्थ कर रहे हों, वेस्ट कर रहे हों, कहीं घूमने-फिरने में वेस्ट कर रहे हों या फिर मोबाइल में वेस्ट कर रहे हों, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। और मैं बता रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे, पेपर आपके सामने होगा, तो निश्चित रूप से इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है? तो 1 घंटा इसके लिए ज़रूर निकालना है। मैं आपके स्टडी मटेरियल में कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करूँगा, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल आपने जो भी सिलेबस पढ़ा होगा, आपने जहाँ से भी किताबें पढ़ी होंगी, वो तो आपने पढ़ी होंगी, तो उसी स्टडी मटेरियल में से कहीं न कहीं ये क्वेश्चंस कहीं न कहीं आपको रिलेट करेंगे, आपकी तैयारी से कहीं न कहीं संबंधित होंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एक फ़र्क पैदा करेंगे। ठीक है? तो आज का जो हमारा 25वां क्लास है, आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो हिस्ट्री पर बेस्ड होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ शानदार प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न मैं कम लेके आता हूँ, 30-35 क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक वीडियो में, लेकिन वीडियो 1 घंटे का इसलिए हो जाता है क्योंकि उस 35 प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में प्रोवाइड करता हूँ, जो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है? तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का सर, जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में, ठीक है? जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही को लिखा था, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न कार्यों को अगर हमको समझना है, तो उसके लिए जियाउद्दीन बर्नी का जो लेखन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी तुगलक काल का एक धर्मशास्त्री था। और चौथा है कि बर्नी रूढ़िवादी तो था ही, रूढ़िवादी होने के नाते मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवाद की बहुत आलोचना करता था और मोहम्मद के शासनकाल का आकलन करने में उसका जो लेखन है अत्यंत कठोर प्रतीत होता है। तो जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में ये स्टेटमेंट थे, चारों के चारों स्टेटमेंट जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में सही हैं, ठीक है? तारीख़ फिरोज़शाही की रचना भी उसने की। तुगलक काल का हालांकि एक धर्मशास्त्री था, लेकिन इसका जो लेखन है वो किस में हेल्प करता है, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को समझने में भी ये जो है एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? ये रूढ़िवादी था और मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी उदारवाद संबंधी कार्य थे,
उनकी इसने क्या की है, आलोचना की है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में उत्तर भारत के बरन, ठीक है, बरन किसको कहा जाता था, बुलंदशहर को। अभी इस टाइम पे जो आप बुलंदशहर जिसको कहते हैं उसको कभी बरन कहा जाता था, और इसी स्थान पर जन्म होने के कारण इसके नाम के पीछे बरनी जुड़ा। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, क्योंकि ये बरन का था, बुलंदशहर का था। इसके पिता, चाचा और दादा सभी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत थे, लेकिन इसने कभी कोई पद नहीं संभाला। जियाउद्दीन बर्नी ने कभी कोई पद नहीं संभाला, किसी पद पर कार्य नहीं किया, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के नादिम रहे। नादिम का मतलब क्या होता है, साथी। बर्नी के अनुसार ईश्वर ने शासन के लिए कुलीन परिवारों को चुना था। बर्नी ये कहता था कि शासन वही व्यक्ति कर सकता है जो कुलीन हो, उच्च कुल में जन्मा हुआ हो। ठीक है, जो न्याय और स्टेबिलिटी के लिए उनकी आवश्यकता पर जोर देते थे। बर्नी ये कहता था कि अगर न्याय करना है, शासन में स्थिरता लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, तो उसको कोई कुलीन परिवार का व्यक्ति जो राजा बना है वही ला सकता है। उनकी आलोचना मुख्य रूप से खिलजी तुगलकों और विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक पर केंद्रित थी, जिन्होंने निम्न जन्म वाले व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये जानकारी मिलती है कि कुछ निचले तबके के लोगों को भी मोहम्मद तुगलक के द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि बर्नी रूढ़िवादी था। और ये कहीं ना कहीं मोहम्मद तुगलक की उदारता का प्रतीक था कि उसने निचले तबके के लोगों को भी उच्च पद दिए थे। तो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना बर्नी के द्वारा की गई थी। तारीख फिरोज शाही में गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक का वर्णन है। ठीक है, यानी इसको समझिए, जो तारीख फिरोज शाही लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब किस शासक के शासनकाल से लेकर के जानकारी वहां पे मिलती है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसके शासनकाल से इसके शासनकाल के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो यहाँ पे मिलती है। और ये यहाँ से लेकर के आगे के शासकों समेत जो फिरोज शाह तुगलक का समय आता है, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई या जो भी जानकारी की बात हम करें, तो फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती 6 साल का जो कार्यकाल है, शासनकाल है, वहां तक की जानकारी तारीख फिरोज शाही में मिलती है। फतवा ए जहांदारी मुस्लिम शासकों के लिए राजनीतिक सलाह और नसीहत का एक संग्रह है। इसमें धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता हासिल करने के लिए मुस्लिम शासकों के लिए अपनाए जाने वाले जो भी राजनीतिक आदर्श हैं, उनका वर्णन हुआ है। जियाउद्दीन बर्नी की मृत्यु हुई थी 1357 में, और जिस टाइम पर इसकी मृत्यु हुई थी ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था, गरीबी में था। इसकी कब्र कहाँ है, तो कब्र है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है उसी के प्रांगण में इसकी कब्र बनाई गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विदेशी यात्री और वे किस शासक के शासनकाल में आए, भारत आए। निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। यहाँ पर मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन की ओर नहीं रखी है, उसका कारण यह है कि 25वां क्लास हम कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें मैंने देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, इनके बारे में आपको पहले बता चुका है। ठीक है, तो निकोलो डी कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। अब्दुल रजाक ये देवराय द्वितीय के काल में आया। एडवर्ड बारबोसा ये कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। और फरनाओ नूनिज इसका आगमन हुआ था अच्युत देवराय के समय में। ठीक है, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनुल आब्दीन की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन निम्न में से सही नहीं है। जैनुल आब्दीन को बोर्ड शाह कहा जाता था। जैनुल आब्दीन को क्या कहा जाता था, बोर्ड शाह। कहीं कहीं पर आपको ये जो है इस तरीके से लिखा मिलेगा, बुड शाह। ठीक है, बुद्ध शाह भी कहीं कहीं पर किताब में लिखने को मिलता है। ठीक है, तो समझना है, भावनाओं को समझना है, शब्दों पे नहीं जाना है। बोर्ड शाह आ जाए, बुद्ध शाह आ जाए या बुड्ढ शाह आ जाए, सभी शब्द जैनुल आब्दीन को संदर्भित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैनुल आब्दीन को बोर्ड शाह कहा जाता था। उसने लद्दाख पर मंगोलों के आक्रमण को बिल्कुल क्या कर दिया था, नाकाम कर दिया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये तिब्बत खुर्द को नहीं जीत पाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसने तिब्बत खुर्द को भी जीता था। और इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसकी उदारता के नीतियों के कारण इसको कश्मीर के अकबर की संज्ञा भी दी जाती है। व्याख्या देखते हैं। जैनुल आब्दीन, अक्सर किताबों में हमें यही नाम देखने को मिलता है, लेकिन पूरा नाम क्या था जैनुल आब्दीन का, सुल्तान गयासुद्दीन जैनुल आब्दीन, ये इनका पूरा नाम था। कश्मीर के 8वें राजा थे, 8वें सुल्तान थे।
इनके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। शासनकाल कब से कब तक रहा जैनुलाब्दीन का? 1420 से लेकर के 1470 ईस्वी के बीच में शासनकाल रहा। वे अपने पिता सिकंदर शाह, पिता का नाम क्या था? सिकंदर शाह था। तो सिकंदर शाह की जो पॉलिसीज थी, सिकंदर शाह की जो नीतियां थी, वो थोड़ी सी कैसी थी? कट्टर धार्मिक नीतियां थी, ठीक है। लेकिन अगर हम जैनुलाब्दीन के बारे में बात करते हैं तो इनकी धार्मिक नीतियां थोड़ी जन कल्याणकारी थी। सहिष्णुतावादी नीतियों का पालन इनके द्वारा किया जाता था। हालांकि जैनुलाब्दीन कोई बहुत ज्यादा महान योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लद्दाख पर मंगोल आक्रमण को विफल किया, असफल किया। बाल्टिस्तान क्षेत्र, ठीक है। अभी ऑप्शन में आपने देखा था तिब्बते खुर्द नाम की जगह का उल्लेख हुआ है। तो ये तिब्बते खुर्द नामक जगह जो है, ये बाल्टिस्तान क्षेत्र को कहा जाता था। अभी वर्तमान में जो बाल्टिस्तान क्षेत्र है, इसी को तिब्बते खुर्द कहा जाता था। तो जैनुलाब्दीन के द्वारा बाल्टिस्तान क्षेत्र को विजिट किया गया और जम्मू और राजौरी पर अपना अधिकार इन्होंने बनाए रखा। इस प्रकार इन्होंने कश्मीर राज्य को एक एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। जजिया इन्होंने हटा दिया था, ठीक है। हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। गोहत्या को निषिद्ध किया था। इनके राज्य में गोहत्या निषिद्ध थी। ये कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी के विद्वान थे और कविताएं भी लिखा करते थे। और कविताएं ये किस नाम से लिखते थे? तो कुतुब नाम से इनके द्वारा कविताएं लिखी जाती थी फारसी में। इनके आदेश पर महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी कराया गया, ठीक है। राज तरंगिणी के बारे में आपने पढ़ा होगा। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीरी लोगों ने इन्हें बोट शाह का मतलब होता है महान राजा, महान नरेश, इस उपाधि से सम्मानित किया था। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? वैसे तो राज तरंगिणी के संबंध में हम कहते हैं कि कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी की रचना की गई, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कल्हड़ के राज तरंगिणी ने उनके शासनकाल के विवरण का उल्लेख किया है। इनकी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण इनको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की थी। और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो थी, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू की थी। खिलजी के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से इनको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। इन्होंने वुलर झील में जैना लंका नाम द्वीप का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे, कहाँ गया? कल्हड़ की राज तरंगिणी के बारे में, ठीक है। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी, मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि राज तरंगिणी की रचना किसने की, तो आप कल्हड़ का नाम लेते हैं। लेकिन इसके बाद में भी इस राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था। मतलब पूरी राज तरंगिणी एक तरीके से कह सकते हैं 2-3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। आप शायद मेरे जो मैंने पीसीएस के पेपर्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, करीबन 20-22 साल के पेपर यूपी पीसीएस के प्री के, वो मैंने एक्सप्लेन्ड वे में इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। चाहें तो आप देख सकते हैं, देखे भी होंगे आपने पहले भी। तो उसमें भी मैंने इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से आपको बताया है कि कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी, लेकिन राज तरंगिणी के बारे में 2 नाम और आपको देखने को मिलते हैं, जोनराज और श्रीवर, ठीक है। तो जोनराज और श्रीवर ने राज तरंगिणी में जो लिखा, उनको द्वितीय और तृतीय राज तरंगिणी, यानी द्वितीय भाग और तृतीय भाग इस तरीके से हम बोल देते हैं, है ना। तो कल्हड़ के साथ साथ आप जोनराज और श्रीवर का नाम भी याद रखेंगे। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि राज तरंगिणी की रचना किसने की थी, तो आप कल्हड़ ही लिखेंगे। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सुमेलन से जुड़ा हुआ ताम्र पाषाणिक स्थल है और वो कहाँ पर अवस्थित हैं? गणेश्वर ताम्र पाषाणिक स्थल जो है ये आपका राजस्थान में है। चंदौली महाराष्ट्र में है। ताराडीह कहाँ पड़ता है? बिहार में। और मालवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो शासक थे या जो वंश थे, ठीक है, उनका क्रम आप यहाँ से देख सकते हैं। हर्यक वंश सबसे पहले, उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर अंत में आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो भी ये राजवंश हैं, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश, इसका शासनकाल दे रखा है 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक राजवंश रहा। शिशुनाग राजवंश का जो शासनकाल था 412 से 344, 344 से 322 नंदवंश और 322 से 185 ईस्वी पूर्व आपका मौर्य राजवंश रहा। मगध साम्राज्य का समय जो है, यानी पूरा मगध डायनेस्टी की अगर आप देखेंगे तो 684 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक इसका जो काल है वो माना जाता है। मगध साम्राज्य का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे 2 महान काव्यों में भी देखने को मिलता है। सूरी साम्राज्य के संदर्भ में शहनाज शब्द जो था वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था?
तो यहाँ पर शेरशाह सूरी को हम थोड़ा सा देख लेंगे। शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी पहले नहीं आया है, तो शेरशाह के बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा था कि ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए कि कभी-कभी जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं पूरे-पूरे टॉपिक इसमें समाप्त कर देता हूँ आपके, ठीक है। तो सूरी साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। शहना क्या होता था? तो इस सराय का संरक्षक होता था जिसको सेना कहा जाता था। अब सूरी साम्राज्य के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सूरी साम्राज्य अफ़गान मूल के सूर वंश द्वारा स्थापित साम्राज्य था। स्थापना किसने की सर इसकी? शेरशाह सूरी ने करी थी, ठीक है। और ये कब से कब तक चला? 1540 से 1556 तक चला। इस साम्राज्य की राजधानी थी आधुनिक बिहार, जिसको उस समय पर सासाराम कहा जाता था। बिहार सासाराम जो है सूरी साम्राज्य की कैपिटल रही थी। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ 1486 में बिहार के सासाराम में। असली नाम क्या था? मूल नाम जो इनका था फरीद था। शेरशाह सूरी ने पहले मुगल सम्राट बाबर की सेवा में भी काम किया था। पिता का नाम क्या था? हसन खान नूर, ठीक है, हसन खां सूर। ये लोधी शासन के दौरान बिहार में जो सासाराम की जागीर थी उसमें जो है ये हेड थे। बिहार की सासाराम की जो जागीर थी उसके हेड थे शेरशाह सूरी के पिता हसन खान सूर, ठीक है। शेरशाह ने 1542 में मालवा को हराया, ठीक है, मालवा को अपने कब्जे में लिया, जीत हासिल की। इसके बाद में चंदेरी पर कब्जा किया। 1545 तक आते आते इन्होंने सिंध, पंजाब से लेकर के पश्चिम में पूरे राजपूताना और पूर्व में बंगाल तक खुद को सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित करने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी मृत्यु हुई। कालिंजर के किले पर घेरा डालते समय बारूद के ढेर में अचानक से विस्फोट हुआ और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। इसके साथ साथ फिर 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध। वहां पे भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। इसके शासनकाल में राजा को कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि शेरशाह के समय की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखने के। दीवाने विजारत ये जो विभाग था, तो ये वजीर का पद होता था, ठीक है। दीवाने विजारत जो था ये वजीर का पद होता था और वजीर राजस्व और वित्त का जो प्रभार था वो इसको दिया जाता था, ठीक है। जो भी रेवेन्यू और फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती थी वो दीवाने वजारत को दी जाती थी। दीवाने आरिज कौन होता था? सेना का प्रभारी होता था। दीवाने रसालत किसको कहते थे? जो भी विदेश मंत्री होता था इनके शासनकाल में, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर जो होता था उसको दीवाने रसालत कहा जाता था। दीवाने इंशा ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर था एक तरीके से, ठीक है, संचार मंत्री था, संदेशों का आदान प्रदान। शेरशाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था, ठीक है। सरकार एक टर्म था जो इस शासनकाल के दौरान यूज किया जाता था। 47 सरकारों में पूरा साम्राज्य जो था शेरशाह सूरी का वो डिवाइडेड था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के दो मुख्य अधिकारी होते थे, ठीक है। कौन कौन से होते थे? एक होता था शिकदार और एक होता था मुख्य मुंसिफ, ठीक है। पहले ऊपर से देखिए, यहाँ पे शेरशाह का साम्राज्य 47 सरकारों में डिवाइडेड था और प्रत्येक सरकार जो होता था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के दो मुख्य अधिकारी होते थे। एक होता था शिकदार, ये शिकदार जो होता था हर एक सरकार में था। ऐसे ही मुख्य मुंसिफ ये भी हर एक सरकार में था। तो शिकदार जो होता था वो कानून और व्यवस्था को देखता था और मुख्य मुंसिफ जो होता था वो न्यायाधीश का काम करता था। आधुनिक समय में जो जज काम करता है उसी तरीके से मुख्य मुंसिफ काम करता था। अब यहाँ से आपने देखा कि शेरशाह का साम्राज्य 47 सरकारों में डिवाइडेड था। तो सरकार जो थी ये परगनाओं में विभाजित थी। सरकार के अंतर्गत क्या होते थे? परगना होते थे। तो शिकदार हो गया, अमीन हो गया, फोतेदार हो गया, कारकुन हो गया, ये प्रत्येक परगना के प्रशासन के प्रभारी होते थे, ठीक है। तो अमीन क्या करता था? भू राजस्व से जुड़ी हुई चीजें देखता था। फोतेदार ये कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। कारकुन जो होता था ये लेखाकार होता था। शेरशाह ने 4 महत्वपूर्ण राजमार्ग बनाकर संचार में भी सुधार किया। इन्होंने पहला राजमार्ग बनाया सोनारगांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, ये दूसरा था। जोधपुर से चित्तौड़, ये तीसरा था। और चौथा था लाहौर से मुल्तान, ठीक है। इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका विस्तार पूर्वोत्तर भारत में बंगाल प्रांत की सीमा पर स्थित चटगांव से लेकर के देश के सुदूर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के काबुल तक जीटी रोड का विस्तार किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने इनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इसकी रचना जो की थी, अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल के दौरान की थी, उस टाइम पर शेरशाह सूरी
एग्जिस्ट करता था। उन्होंने दिल्ली में एक नए चार दीवारी वाले शहर का निर्माण शुरू किया और उसी शहर को बाद में पुराना किला के नाम से जाना गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? ये सासाराम में स्थित है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, कुछ नगर दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति वर्तमान समय में किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो प्रतिष्ठान नगर जो था उत्तरी दक्कन में स्थित था। भृगुकक्ष नगर ये गुजरात में भड़ौच के आसपास पड़ता है। चंपा बिहार और ताम्रलिप्ति जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह था गंगा के मुहाने की भूमि में ये पड़ता था। व्याख्या देखते हैं। प्रतिष्ठान नगर को पैठण के नाम से भी जाना जाता था। ये सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये जो प्रतिष्ठान नगर है ये गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद से 56 किलोमीटर साउथ में स्थित था। प्राचीन काल से ही ये जो प्रतिष्ठान नगर है ये व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। भृगुकक्ष की बात करते हैं। गुजरात के भरूच शहर का ही प्राचीन नाम था भृगुकक्ष। ठीक है। गुजरात का जो भरूच शहर है इसी को प्राचीन समय में भृगुकक्ष के नाम से जाना जाता था। ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर खंबात की खाड़ी के किनारे स्थित है। प्राचीन बंदरगाह था। भृगुकक्ष भी एक प्राचीन बंदरगाह था। और एक कवि हैं जिनका नाम है सोढल। कवि सोढल ने भृगुकक्ष नगर को नगरों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। ठीक है। किस कवि ने भृगुकक्ष को नगरों में सबसे श्रेष्ठ बताया? तो वो कवि सोढल हैं। आगम साहित्य जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को ही हम आगम साहित्य कहते हैं। आगम साहित्य में इसको भरूकाक्ष कहा गया है। तीसरी शताब्दी में जो रोमन सोर्सेस थे, रोमन स्रोतों में जो जानकारी मिलती है, भृगुकक्ष का नाम वहां पर क्या देखने को मिलता है? बरूगाजा। और ग्रीक लोग जो थे उनके लिए इसका नाम था बेरीगाजा। बेरीगाजा का मतलब होता है गहरा खजाना। ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग नाम है अलग अलग सोर्सेस के आधार पर। चंपा प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर था। व्यापारिक केंद्र के रूप में भी ये जाना जाता था। ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद जो थे उसमें से एक था अंग और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, 12वें तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य, इनका जन्म और मोक्ष दोनों ही चंपा में हुए थे। ताम्रलिप्ति के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर ये माना जाता था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था और ये सुहमा नामक एक साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विद्वानों का मानना है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक शहर है तामलुक शहर। ठीक है। और ये जो तामलुक शहर है यही प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति हुआ करता था। ताम्रलिप्ति मौर्य साम्राज्य के दौरान दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। गुप्त युग में बात करें तो गुप्त युग में ताम्रलिप्ति सीलोन जो हमारी श्रीलंका है, ठीक है, तो सीलोन हो गया, जावा हो गया, चीन के साथ व्यापार के केंद्र के रूप में गुप्त काल में ये जाना जाता था। चीनी तीर्थयात्री फैक्शियन 5वीं शताब्दी ईस्वी में और ह्वेनसांग जो था वो 7वीं शताब्दी में कहाँ पे आए थे? ताम्रलिप्ति आए थे। ताम्रलिप्ति का दौरा इनके द्वारा किया गया था। 8वां प्रश्न है, कुछ संतों के नाम दे रखे हैं, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो आपको यहाँ से बताना है। ठीक है। तो नरसिंह मेहता जो थे ये महाराष्ट्र के नहीं थे। ठीक है। ये गलत सुमेलित था। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से है। मीरा का संबंध राजस्थान से है। सूरदास का संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और चैतन्य का संबंध है उड़ीसा से। चारों के बारे में जानकारी यहाँ से देखते हैं। नरसिंह मेहता के बारे में पहले बात करेंगे। नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था वर्तमान भावनगर जिला जो है, ठीक है, इसी में एक स्थान पड़ता है तलाजा गुजरात में। ठीक है। तो वहीं पर 1410 में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 1480 के दशक में जूनागढ़ में हुई थी। 15वीं सदी के एक प्रमुख गुजराती कवि थे, संत थे, जो एक भक्त थे, वैष्णव कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। नरसिंह मेहता को गुजराती साहित्य में आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि का मतलब होता है प्रथम कवि। ठीक है। तो गुजराती साहित्य का प्रथम कवि इनको माना जाता है और इनको भक्त कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये वैष्णव काव्य के प्रवर्तक थे। इनका भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, जो कि महात्मा गांधी का एक पसंदीदा भजन हुआ करता था। ये महात्मा गांधी का एक पर्याय बन गया था। ये किसका भजन था? वैष्णव जन। तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। मेहता ने 750 से ज़्यादा कविताएं लिखी जिन्हें गुजरात में पड्ड कहा जाता था। ठीक है। नरसिंह मेहता की जो कविताएं हैं इनको गुजरात में क्या कहा जाता है? पड्ड कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम अगर देखें तो सुदामा चरित इन्होंने लिखा, गोविंद गमन इन्होंने लिखा, श्रृंगार माला की रचना इन्होंने की, दान लीला की रचना नरसिंह मेहता के द्वारा की गई। मीराबाई के बारे में बात करते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1498 के आसपास। राजस्थान का पाली जिला, वहाँ पर एक जगह पड़ती है कुडकी। कुडकी के एक शाही परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था मीराबाई का? यशोदा। ठीक है। मीराबाई के बचपन का नाम यशोदा था। 1516 में मीराबाई का विवाह उनकी इच्छा के बगैर
चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार भोजराज के साथ में हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 1521 में शादी के 5 वर्ष के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद में मीराबाई भगवान कृष्ण की खोज में मेवाड़ छोड़ करके चली जाती हैं। संत का जीवन जो है वो व्यतीत करने लग जाती हैं। भक्तमाल एक काव्य संग्रह का नाम है जिसमें मीराबाई की जीवनी का जो है जीवनी के बारे में बताया गया है। मतलब मीराबाई की जो भी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका वर्णन भक्तमाल में किया गया है। और भक्तमाल रचना किसकी है, किसने इसकी रचना करी थी? तो नाभादास जी के द्वारा भक्तमाल की रचना की गई थी, जो कि 1585 में लिखा गया था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते समय और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय ब्रज भाषा में अलग अलग तरह के गीत गाए और इन्हीं गीतों का जो संग्रह है ये मीराबाई का काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग और गरबा गीत, ये सभी जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मीराबाई की रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में 50 वर्ष की आयु में गुजरात के द्वारका में हुई थी। सूरदास के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, जानते भी होंगे। 16वीं सदी के एक भक्ति कवि थे। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म जो हुआ था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है सूरदास के जन्म के बारे में, तो दोनों स्थानों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास का जन्म रुनकता एक जगह है आगरा के पास, ठीक है, तो वहाँ पर रेणुका रुनकता या रड़ुकता इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका गांव सीही नामक गांव में हुआ था जो दिल्ली के पास स्थित है, तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, दोनों यहाँ से समझ लीजिएगा। उनकी कृतियां हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनकी एक रचना है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसागर और सूर सारावली की बात करें तो इनमें कृष्ण के बचपन का चित्रण किया गया है। ये जो सूरदास थे ये वल्लभाचार्य के भक्त थे, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और ये पुष्टि मार्ग पथ का पालन करते थे। अष्टछाप के कवियों के बारे में आपने सुना होगा, अष्टछाप के कवि, ठीक है, तो ये अष्टछाप के कवि कौन थे? ये वल्लभाचार्य के ही 8 शिष्य हुआ करते थे, इनको अष्टछाप के कवि कहा जाता था। और इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। साहित्य लहरी की रचना भी सूरदास ने करी थी। सूर की रचनाएं हैं सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनको शामिल किया गया है। सूरदास की कविताएं हिंदी की एक बोली ब्रज भाषा में लिखी गई थी। चैतन्य के बारे में बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के भारतीय संत थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में हुआ था। इनका पूरा परिवार वर्तमान में सिलहट और सिलहट जो पड़ता है जो कि बांग्लादेश में है, यहाँ पर रहा करता था। इन्होंने महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को बहुत ही लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर बनाया। इन्होंने संस्कृत में शिक्षाष्टकम के नाम से जाने जाने वाले 8 छंदों की रचना भी करी थी। इन्होंने गौड़ीय आंदोलन या जिसको चैतन्य आंदोलन कहा जाता है, इसकी स्थापना की, जो वैष्णववाद को बढ़ावा देता है। नवा प्रश्न है, गुप्तकाल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के बाद में विधि, विधि के बाद में विषय, फिर भुक्ति और सबसे ऊपर राज्य। ये क्रम है गुप्तकाल में, ठीक है। गुप्तकालीन जो प्रशासन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में भी हम कुछ अतिरिक्त चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। कुशल प्रशासन के लिए विशाल गुप्त साम्राज्य जो था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में डिवाइड था। प्रांतों को देश कहा जाता था। भुक्ति भी इनको कह देते, कभी कभी कहीं कहीं पर भुक्ति भी देखने को मिलता है। अवनी भी इनको कहा जाता था। तो सम्राट द्वारा जो स्वयं शासित किया जाता था, वह क्षेत्र जो सम्राट के द्वारा स्वयं शासित किया जाता था, उसकी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होती थी, प्रशासनिक इकाई होती थी, उसको देश या राष्ट्र कहते थे। जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश के रूप में ही वर्णित किया गया है। देश के रूप में भी इसका उल्लेख किया गया है। देश या राष्ट्र का जो प्रशासक होता था, चाहे देश की बात करें चाहे राष्ट्र की बात करें, उसका जो प्रशासक होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। क्या कहते थे? उसको गोप्ता कहते थे। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र के गोप्ता, सौराष्ट्र को क्योंकि एक देश माना गया है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में, तो जो सौराष्ट्र का शासक था, गोप्ता था, ठीक है, वो था पर्णदत्त, ठीक है। और इसकी नियुक्ति किसने करी थी? स्वयं गुप्त सम्राट ने करी थी। भुक्ति के प्रशासन को उपरिक कहा जाता था या उपरिक महाराज भी इसको कहते थे। जो भुक्ति पे शासन करता था उसको उपरिक कहते थे। सीमा प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको गोष्ठा कहते थे। इन पदों पर राजकुमार या राजवंश से संबंधित व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था।
भुक्ति का विभाजन जनपदों में किया गया था। जनपदों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था और विषयपति को कुमारा मात्य के नाम से भी जानते थे। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में लाटा नामक एक विषय का उल्लेख मिलता है और हूण शासक तोरमाण के समय के ऐरण वराह अभिलेख में एरी किरण नामक विषय का वर्णन मिलता है। अंतर्वेदी ये भी एक विषय का नाम था। ठीक है, अंतर्वेदी विषय की नियुक्ति किसने करी थी? स्वयं सम्राट स्कंदगुप्त ने करी थी। अब विषयपति के अधीन कुछ कर्मचारी होते थे। शौकिक एक कर्मचारी था, ये कर वसूलने से जुड़ा हुआ कर्मचारी था। गौलमिक किसको कहा जाता था? जो स्थानीय फौज या जंगलों का अधिकारी होता था उसको गौलमिक कहते थे। पुस्तपाल या कर्णिक क्या होता था? जो दस्तावेजों का संरक्षण करता था। विषयपति का प्रधान कार्यालय इसको क्या कहते थे? अधिष्ठान कहते थे। विषयपति के सहयोग के लिए एक समिति होती थी। इनके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। ठीक है, विषयपति का जो सहयोग किया जाता था जिस समिति के द्वारा उसको विषय महत्तर कहा जाता था, जिसमें कुछ सदस्य हुआ करते थे जैसे नगर श्रेष्ठी, ठीक है, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। ये दोनों पूछे गए हैं पहले। सार्थवाह भी पूछा जा चुका है, नगर श्रेष्ठी भी पूछा जा चुका है। तो नगर श्रेष्ठी जो होता था ये पूंजीपति वर्ग का नेता होता। सार्थवाह कौन होता था? ये विषय के जो व्यापारी होते थे उनका नेता होता था। प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था? जो भी शिल्पी होते थे, शिल्प का काम करते थे, या जो व्यवसायी होते थे उनका जो मुखिया होता था उसको प्रथम कुलिक कहते थे। और लेखकों में जो सबसे मुख्य लेखक होता था, लेखकों का जो एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख लीडर होता था, उसको कहते थे प्रथम कायस्थ। विषयों का विभाजन वीथियों में हुआ था। वीथी से छोटी इकाई पेठ थी और पेठ अनेक ग्राम के समूहों को कहा जाता था। यानी ग्राम जो थी वो गुप्तकालीन प्रशासन में इस समूह की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। 10वां प्रश्न है, कुछ यात्रियों के नाम हैं, ये किस देश से संबंध रखते हैं? ठीक है, कुछ व्यक्ति या यात्रियों के नाम है, ये किस देश से संबंध रखते हैं? अल मसूदी ये बगदाद का था। सुलेमान अरब का था। संत रक्षित ये श्रीलंका के नहीं थे। ठीक है, ये श्रीलंका के नहीं थे। दीपांकर ये भारत के थे। संत रक्षित भी भारत के ही थे, दोनों भारत के थे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। अल मसूदी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अल मसूदी एक अरब विद्वान था। पूरा नाम क्या था अल मसूदी का? ये पूछा जा चुका है। अबू हसन, वैसे हम अबू हसन कहते हैं, और वैसे पूरा नाम था अबू अल हसन अली इब्न अल हुसैन अल मसूदी। ये पूरा नाम था किसका? अल मसूदी का। इनकी प्रमुख कृति है मुरुज उल जहाब, एक इनके द्वारा लिखी गई किताब है मुरुल उल जहाब। इसको सोने की घास भी कहा जाता है। इसकी व्यापक यात्राओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इसी किताब से मिलती है, मुरुज उल जहाब से। अल मसूदी की जो यात्राओं का वर्णन है वो मुरुज उल जहाब में किया गया है। अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस भी कहा जाता है। ठीक है, अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और 914 से 928 ईस्वी तक जो शासनकाल था वो इंद्र तृतीय का था। इसी शासनकाल के दौरान अल मसूदी भारत पर आया था। ठीक है, सुलेमान के बारे में बात करते हैं। 9वीं शताब्दी के मुस्लिम व्यापारी थे, यात्री थे, लेखक भी थे, जो मुख्यतः आधुनिक ईरान में जगह पड़ती है सिराफ, वहाँ से संबंध रखते थे। इन्होंने अमोघ वर्ष को दुनिया के उन 4 महान राजाओं में से एक बताया जिन्होंने मुसलमानों का सम्मान किया और मस्जिदों के निर्माण की भी अनुमति दी। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है अपनी जो भी रचनाएं हैं उनमें। ठीक है, अब 2 प्रमुख व्यक्ति आते हैं। एक हैं दीपांकर, जिनका नाम था अतीश दीपांकर श्रीज्ञान, इनका पूरा नाम था, और संत रक्षित। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। अतीश दीपांकर जो थे ये एक बौद्ध धर्म प्रचारक थे। संत रक्षित भी बौद्ध धर्म प्रचारक थे। दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले अतीश दीपांकर के बारे में बात करते हैं। ये बौद्ध धर्म प्रचारक थे और विक्रमशिला के एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसके प्रसिद्ध अध्यापक थे। 11वीं शताब्दी में महायान और वज्रयान बौद्ध संप्रदायों को एशिया में प्रचारित या प्रसारित करने वाले लोगों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने तिब्बत से सुमात्रा तक बौद्ध जो फिलॉसफी है, बौद्ध दर्शन है, इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? दीपांकर श्रीज्ञान ने। संत रक्षित ये नालंदा के एक बौद्ध भिक्षु थे जो अन्य प्रसिद्ध बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय है। ठीक है, इन्होंने राजा त्रिसोंग देत्सेन द्वारा तिब्बत में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तिब्बत में इनको किसने बुलाया था? राजा त्रिसोंग देत्सेन ने इनको तिब्बत में बुलाया था। और ये राजा जो था ये बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित करना चाहता था। तो इसकी
यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित करने में संत रक्षित का एक बहुत बड़ा योगदान है। संत रक्षित तिब्बत में पहला बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसका नाम था सम्मे मठ। ठीक है। अतीश दीपांकर और संत रक्षित दोनों के द्वारा पाल काल के दौरान तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत ने तिब्बती समाज और संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का काम किया। तो ये किस काल की बात है अगर देखा जाए तो ये पाल काल के दौरान की बात है, जब अतीश दीपांकर और संत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। सुमेलन से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, कुछ आदिवासी विद्रोह हैं और वे कहाँ कहाँ पे हुए। भील विद्रोह खानदेश में हुआ मुख्यतः, कोल विद्रोह छोटा नागपुर में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, संथाल विद्रोह झारखंड से संबंधित है। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखते हैं। 19वीं सदी में भीलों ने कई बार विद्रोह किया। तो भील विद्रोह जो आपसे पूछा जाता है, दरअसल वो एक बार में नहीं हुआ, वो कई चरणों में हुआ था। समय समय पर भील विद्रोह उभरता रहा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी? 1818 से होती है। 1818 में भीलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भीलों का शोषण किया था, उन्हें उनके पारंपरिक जो वन अधिकार थे उनसे वंचित करने का काम किया था। इस वजह से भीलों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया 1818 में सबसे पहले। 1872 से 1875 के बीच में राजस्थान के बांसवाड़ा में भील विद्रोह की कई घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा 1881-82 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। ये 19वीं सदी के सबसे भीषण भील विद्रोह के अंतर्गत आता है। कोल विद्रोह की बात करते हैं। तो कोल जनजाति जो थी ये छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती थी। इस जनजाति ने अपनी भूमि भी खो दी और इसके अलावा इन पर करों की एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए इन पर दबाव डाला गया, इनको मजबूर किया गया और इनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया, जिसके कारण 1832 में कोल विद्रोह जो है वो प्रकाश में आया। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी और मदारा महतो। मुख्य रूप से बुद्धू भगत का नाम इस संदर्भ में आप याद रखेंगे कोल विद्रोह के संदर्भ में। कोली विद्रोह जो था ये गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कंपनी नियंत्रण के खिलाफ किया था। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये एक आदिवासी विद्रोह था ये भी, और 1855-56 में अंग्रेजों के खिलाफ वर्तमान झारखंड राज्य का जो संथाल प्रागढ़ क्षेत्र है वहां पर संथाल विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व वर्तमान राजमहल और भागलपुर जिलों में सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू कान्हू का नाम विशेष रूप से इसमें आता है। जो ये क्षेत्र थे वर्तमान में जो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है या भागलपुर जिलों का क्षेत्र है, इनको दामन कोह का नाम दिया जाता था पहले। तो विद्रोह जो था दामन कोह के क्षेत्र से बाहरी लोगों को बाहर निकालने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ। ये जो क्षेत्र था प्रमुख आदिवासी क्षेत्र था यहाँ का, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र और भागलपुर क्षेत्र, तो इसको दामन कोह कहा जाता था। इस पर कुछ बाहरी लोग जो है आ गए थे। बाहरी लोग मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने भी यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें थी, इनकी जो भी एक तरह से क्या कह सकते हैं जो रीतियाँ थी, इनकी रिवाज थी, उनमें कहीं ना कहीं क्या किया था, इंटरफेयर किया था। और जिस तरीके से ये अपना ये दैनिक जीवन यापन करते थे उसको कहीं ना कहीं बाधित किया था अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी। तो ये सभी बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इनकी जो पारंपरिक जीवन शैली थी उसको प्रभावित किया। तो इसी वजह से इस क्षेत्र में संथाल विद्रोह जो है जन्म ले लेता है। 12वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के संबंध में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है, ये विद्रोह बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला 1857 का, इसने जनता का व्यापक समर्थन, इसको जो है पब्लिक का व्यापक समर्थन भी मिला। फिर भी ये पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों को या वर्गों को अपने विद्रोह में नहीं ले सका। तो ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि 1857 के विद्रोह की व्यापकता के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया जा सकता, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बहुत व्यापक क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक साथ सभी जगहों पर ये नहीं हो पाया। तो जनता ने भी इसको सपोर्ट किया, जनता का समर्थन भी इसको प्राप्त था, लेकिन पूरे देश को या पूरी इंडियन सोसाइटी के सभी अंगों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को ये अपने कह सकते हैं प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत समाहित नहीं कर सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, इन शासकों ने विद्रोह को व्यापक रूप से अपना समर्थन प्रदान किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में भारतीय समाज को सपोर्ट करने के बजाय अंग्रेजों को सपोर्ट करना ठीक समझा। ठीक है, तो पहला कथन इसमें से सही है, दूसरा कथन गलत है। आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। वह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका भी थी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की
जो रचना करी थी वो ताराबाई शिंदे ने करी थी और इन्हें भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं। इसके अलावा विकल्पों में जो अन्य महिलाओं के नाम दे रखे हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। एनी बेसेंट के बारे में काफ़ी जानकारी आपको पहले प्रदान की जा चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ हम पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे और मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ताराबाई शिंदे के बारे में बात करते हैं। एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के समाज में, खास करके समाज में पितृसत्तात्मक समाज था, जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, इन चीज़ों का विरोध ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया। और क्योंकि स्त्री पुरुष में काफ़ी विभेद देखने को मिलते थे, समानता का दर्जा समाज में नहीं दिया जाता था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी की आलोचना करते हुए इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। 1882 में ये मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ताराबाई शिंदे सत्य शोधक समाज की भी सदस्य रही थी। 1858 में मराठी ब्राह्मण परिवार में पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था रमाबाई सरस्वती का? इनका नाम था रमा डोंगरे। और प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इनको वेदों की एक प्रति भी भेंट की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद में पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडित रमाबाई ने करी थी। 1887 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक रमाबाई के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन समय की जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह का होना, बाल विधवाओं की दुर्दशा होना और ब्रिटिश भारत में महिलाओं का जो उत्पीड़न किया जाता था, उस पर काफ़ी अच्छा लेख लिखा है। सेवा सदन भारत में स्थित एक प्रमुख सामाजिक संगठन है और इस सेवा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने 1908 में करी थी। 1919 में भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इनकी उत्कृष्ट सामुदायिक सेवा को स्वीकार करते हुए इन्हें प्रतिष्ठित कैसरी ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। पंडित रमाबाई के सम्मान में भारत सरकार ने भी 1989 में इनकी मृत्यु के बाद एक डाक टिकट जारी किया था और उनकी याद में यूरोपीय चर्च 5 अप्रैल को पर्व दिवस मनाता है। डॉक्टर मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी, इनके बारे में बात करते हैं। भारत की पहली महिला विधायक थी और समाज सेविका थी और जो लड़कों के स्कूल हुआ करते थे उनमें प्रवेश लेने वाली भारत की पहली महिला थी। इनके अलावा मुत्तू लक्ष्मी ही देश की पहली महिला डॉक्टर थी, मेडिकल ग्रेजुएट, और 1956 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। 14वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो सही बात है। कंपनी को 24 परगना जो क्षेत्र है, ठीक है, उसकी जमींदारी मिल गई, ये भी बात सही है। कलकत्ता पर आक्रमण के हर्जाने के रूप में, फाइन के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए थे, ये स्टेटमेंट गलत है। अंततः जो प्लासी का युद्ध था, इसने कंपनी का बंगाल पर और इसके अलावा पूरे भारत पर अधिकार की तरफ जाने का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं खोल दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्लासी के युद्ध के बारे में याद रखेंगे। आगे हम डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के तौर पर मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए नहीं दिए थे। इसको हर्जाने के तौर पर 17,70,000 रुपए का मुआवजा देना पड़ा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था और ये युद्ध औपनिवेशिक काल के दौरान लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिलती है और इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत होती है। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग किया, जिसके कारण जो नवाब थे उनकी वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सहमति के बिना ही कलकत्ता की जो किलेबंदी थी वो कर दी थी। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अंग्रेज़ों पर इसके फलस्वरूप क्या किया? हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। तो ये जो घटना थी सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम में अंग्रेज़ों पर हमला करना और किले पर कब्जा करना, ये युद्ध के तात्कालिक कारणों में से एक माना जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी किससे संबंधित है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को, ऐसा कहा जाता है हुआ भी होगा, 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से
कमरे में कैद कर दिया था, जिसमें से 123 अंग्रेज दम घुटने से मर गए थे। इससे अंग्रेजों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। जब फोर्ट विलियम के बारे में खबर मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुंची तो कलकत्ता पर दोबारा से कब्जा करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को कमान दी गई, और रॉबर्ट क्लाइव की कमान में एक मजबूत ब्रिटिश सेना मद्रास से कलकत्ता की तरफ भेजी गई थी। मार्च 1757 में चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और यहीं से प्लासी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, परिणाम क्या क्या निकले इस युद्ध के? मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया नवाब के खर्चे पर ही। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों ने उसकी हेल्प करी थी, ठीक है, क्योंकि ये खुद नवाब बनना चाहता था, इस वजह से इसने गद्दारी करी थी सिराजुद्दौला के साथ में। तो इस वजह से पुरस्कार के स्वरूप में मीर जाफर ने 24 परगना वाला जो जिला था उसकी जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान की, और इसके अलावा एक बड़ी धनराशि अंग्रेजों को दी गई थी। युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। मीर जाफर, आप समझते हैं ये नवाब की सेना का, वैसे ये कमांडेंट इन चीफ हुआ करता था, कमांडर इन चीफ हुआ करता था, और इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर के नवाब को धोखा दिया था। एक व्यक्ति का नाम और आता है राय दुर्लभ। ठीक है, ये भी नवाब की सेना में एक कमांडर था। ये नवाब की सेना में शामिल तो हुआ, लेकिन इसने युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, और नवाब को फिर से धोखा मिल गया। ओमी चंद या अमी चंद, ठीक है, ओमी चंद या अमी चंद, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये एक बंगाली व्यापारी था। 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले एक जो कह सकते हैं षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई संधि पर हस्ताक्षर भी ओमी चंद ने करे थे, और युद्ध से पहले जो षड्यंत्र रचा गया था नवाब के खिलाफ, उन सभी षड्यंत्रकारियों में से एक ये भी था, अमी चंद भी था। जगत सेठ, ये उस समय का बंगाल का एक प्रभावशाली बैंकर हुआ करता था। ये उस योजना या जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें शामिल था, जिसके कारण नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार किया गया और अंततः उसकी मृत्यु हुई। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इसी युद्ध से जुड़े हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने बलिया में विद्रोह किया था और उन्हें 9 मई 1857 को फांसी दे दी गई। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया था। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। जन्म कब हुआ? 19 जुलाई 1827 को। कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले में। तो विद्रोह इन्होंने बलिया जिले में नहीं किया था, इनका जन्म बलिया जिले में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। 1849 में 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, इसमें ये शामिल होते हैं। और इसी इन्फेंट्री में एक एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होता था। ये सभी चीज़ें वैसे आपने पढ़ी होंगी। एनफील्ड राइफल में क्या होता था, मतलब एक अफवाह मान लीजिए या कोई भी ऐसी खबर फैला दी गई थी कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयुक्त किए जाते हैं उनको चलाने से पहले दांतों से खींच कर खोलना पड़ता है, और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। तो क्योंकि जो सेना थी उसमें सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो कहीं ना कहीं आपस में एक गलत चीज़ों का फैलना हुआ, और ये जो सैनिक थे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे नाराज हुए। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इन कारतूसों को मुंह से खींच करके खोला जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं प्रारंभिक रीजन था, ये जो घटना हुई थी, जहाँ से कि एक शुरुआत होती है, ठीक है, विद्रोह की। तो ये उसकी एक प्राइमरी घटना है, इसको आप मान सकते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान में मंगल पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। इन्होंने मेजर ह्यूशन को गोली मारी और लेफ्टिनेंट बाग था उसको तलवार से काट डाला। 8 अप्रैल 1857 को इनको बैरकपुर के लाल बागान में कोर्ट मार्शल के आदेश पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसका कुछ डिटेल्स थी जिनको आप याद रख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम आपको बताना है। इसमें से अंबर युद्ध सबसे पहले लड़ा गया, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वांडीवाश का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। अब इसमें से प्लासी के युद्ध को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। अंबर युद्ध, वांडीवाश युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, अंबर का युद्ध हुआ 3 अगस्त 1749 को। ये दूसरा जो कार्नेटिक वॉर था उसका हिस्सा था। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चांदा साहिब और फ्रांसीसी, इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अनवरुद्दीन मोहम्मद खान की सेना को हराया था। इस युद्ध के बाद में चांदा साहिब को कर्नाटक का नवाब घोषित किया गया था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। तमिलनाडु
के पास में पड़ता है वांडीवास, वंदावसी इसको कहा जाता था पुराने समय में। तो वांडीवास में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच में लड़ा गया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये तीसरे कार्नेटिक वॉर का हिस्सा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? सर आइरे कोटे। ठीक है, आइरे कोटे के द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया कांटे डी लैली, काउंट डी लैली इसको कहा जाता है। ठीक है, इसने फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उन्हें पांडिचेरी जो था वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है, 22-23 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर यह लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध में मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी वो हार गई थी और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पराजित पक्ष से इलाहाबाद की 2 संधियां की थी। इन दोनों संधियों के बारे में वैसे मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई। युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर पूरा कंट्रोल कर लिया। इस युद्ध के बाद में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ही कथन इसमें से असत्य है। 1750 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को आदेश दिया कि वे किलेबंदी रोकें और बकाया राजस्व चुकाएं। सही बात है। जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी तो 30,000 सिपाहियों के साथ में कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के हाथ से कलकत्ता के निकल जाने के बाद में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के लिए एक सेना भेजी थी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में। अली वर्दी खान की जब मृत्यु होती है उसके बाद में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ये बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब थे। ठीक है, और अगर पहले नवाब की बात करें तो मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। इसकी स्थापना 15 में न होकर के 13 में हुई थी। ठीक है, और लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाखना ये जो थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया जाता था। इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। ठीक है, तो इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। ये गदर पार्टी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। स्थापना से जुड़ा हुआ 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 19वां प्रश्न आता है, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से जुड़ा हुआ था? तो इसमें से अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो जो थे भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से जुड़े हुए थे। इसके बारे में थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। रैयत बंदोबस्त जो था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था ये ब्रिटिश भारत में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इस व्यवस्था के तहत किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। जो पॉइंट है याद करने के वो मैं आपको बताते चलूंगा। इसमें से प्रमुख चीज़ क्या है? किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिल गया और बिचौलिए समाप्त हो गए। यानी जो भू राजस्व होता था, लैंड रेवेन्यू होता था, वो सीधा किसानों के द्वारा कंपनी को दिया जाता था इस व्यवस्था के तहत, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने पेश किया था। इस व्यवस्था को सबसे पहले साल 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था और 1820 में से मद्रास में लागू किया गया। तो ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले ये कहाँ पे लागू हुई थी? बारामहल जिले में। 1825 में ये व्यवस्था बम्बई में भी लागू हो गई और 1858 तक ये पूरे दक्कन और दूसरे इलाकों में भी लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच में एक सीधा समझौता होता था। जमींदार या बिचौलिया इसमें नहीं होते थे। इस व्यवस्था में जमीन को एक तरीके से किसानों के हवाले कर दिया गया कि आप इस पर खेती करें और भू राजस्व सीधे कंपनी को चुकाएं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। इस व्यवस्था में जो लगान होती थी उसका 10/11वां भाग जमींदार अपने पास रख लेता था और 1/11वां भाग कंपनी को दे देता था। ये व्यवस्था बनारस, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। तो इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और कैसे गलत है वो यह समझते हैं। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों
के बीच में कर को वसूलने से जुड़ा हुआ एक समझौता था। इसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह व्यवस्था 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था। रैयतवाड़ी में आपने देखा था कि डायरेक्ट जो टैक्स होता था, ठीक है, वो किसानों के द्वारा कंपनी को दिया जाता था। इसमें बिचौलिए आ गए थे, ठीक है। जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत उसमें किसानों को स्थायी मालिक बना दिया गया था। कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था प्रारंभ करी थी, स्थायी बंदोबस्त। और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी, ठीक है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। यहाँ पर आपके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे मानवाधिकार आयोग, ठीक है। पहला ही जो आपको प्रश्न नजर आ रहा है, तो मानवाधिकार आयोग को पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और आयोग के पास में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक अपना स्वयं का जांच दल भी होता है। तो इंडिविजुअली देखेंगे, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में बात करते हैं। ये गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी जो स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ये जो आयोग है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। कैसी संस्था है? बहुसदस्यीय। इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, यानी एक तो अध्यक्ष ही होता है, 4 आपके कौन होते हैं? सदस्य होते हैं। सबसे पहले जो आयोग का अध्यक्ष होता था, जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे, तो अध्यक्ष जो होता था भारत का कोई भी रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश, वो इसका अध्यक्ष बना दिया जाता था। लेकिन 2019 में एक विधेयक पारित किया गया, मानवाधिकार आयोग कार्यकाल और नियुक्ति विधेयक। उसके अनुसार में अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जो अन्य जजेस होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो भी इसके अध्यक्ष पद के लिए योग्य होंगे, ठीक है। ये 2019 के बाद में व्यवस्था लागू की गई। पहले इस अधिनियम में ऐसे 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था जिन्हें मानवाधिकारों के क्षेत्र की व्यापक समझ हो और ज्ञान हो। मानवाधिकारों का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में जानकारी रखते हों, ऐसे 2 लोगों की या ऐसे 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान पहले इसमें था। लेकिन ये जो ऊपर वाला संशोधन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसके बाद से ये जो संख्या थी 2 सदस्यों की, इसको 3 कर दिया गया बढ़ा करके। और इसके साथ साथ इसमें एक व्यवस्था और दी गई कि इन 3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य का होना भी आवश्यक है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। कर्ता कौन है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। मानवाधिकार के आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उसकी सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और एक 6 सदस्यों की समिति इसकी सिफारिश करती है, जिसका नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होता है। 2019 के संशोधन के अनुसार जो मानवाधिकार आयोग है, उसका अध्यक्ष, उसका कार्यकाल के बारे में बात करें तो 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, या 3 वर्ष की सेवा, जो भी पहले होगा इतने समय तक जो है इसका अध्यक्ष बना रहेगा। 2019 के संशोधन के अनुसार अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, एक बार उनकी नियुक्ति हो गई तो उसके बाद में दोबारा भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है, यानी पुनर्नियुक्ति के पात्र ये बन गए हैं। अपने कार्यकाल के बाद में आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो भी होंगे, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आयोग का जो मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में है। भारत में अन्य स्थानों पर भी ये आयोग अपने कार्यालय खोल सकता है, ये इसको छूट दी गई है। आयोग के पास में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जो भी जांच से संबंधित जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो वह अपना भी एक जांच दल रखता है, स्वयं जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी जो भी होती हैं सरकार की, उनसे भी सेवाएं ले सकता है, उनसे भी जांच करवा सकता है, ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग निकाय जो है कार्मिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अधीन कार्य नहीं करता है? तो क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं वे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती हैं। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये जो हैं कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें यहाँ पर विशेष रूप से बात की गई है। तो जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय सूचना आयोग
संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये सभी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की बात करें, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो केंद्रीय आयोग होते हैं उनकी जो कह सकते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, या भाषाई अल्पसंख्यकों के जो आयुक्त होते हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और उत्तर पूर्वी परिषद जो है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। सार्वजनिक उद्यम समिति में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति भी इसको कहते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि ये जो समिति है ये किस समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी, तो ये कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ था 15 सदस्य इसमें होते थे, जिसमें से 10 लोकसभा के होते थे, 5 राज्यसभा के। 74 में इनकी सदस्य संख्या जो थी वो बढ़ा दी गई 1974 में, और ये कर दी गई 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। समिति के सदस्य संसद के द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इसका। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है। इस प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे इस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है। समिति के कार्य क्या क्या हैं, समिति क्या क्या कार्य करती है, तो जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनके प्रतिवेदन और उनके लेखा की जांच करने का काम इसका है। सार्वजनिक उद्यमों पर CAG कैग जिसको कहते हैं उसके प्रतिवेदन की जांच करना इसका काम है। सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित कुछ ऐसे कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष पर समय समय पर इसको दे दिए जाते हैं कि आप इसकी जांच करो, तो उनकी भी जांच ये करती है। ठीक है। साधारण विधेयक जब एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास में निम्नलिखित में से क्या अधिकार नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो जब साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है तो विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को भेज सकता है दूसरा सदन। दूसरा है कि विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ में पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगर साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करता है तो संशोधनों के साथ पारित करके वो उसको राष्ट्रपति को नहीं भेजता है, वो वापस पहले वाले सदन के लिए भेजा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। दूसरा सदन विधेयक पर कोई भी कार्यवाही न करे, उसको जस का तस जैसा है वैसा ही छोड़ दे, न तो उस पर सहमति दे न उस पर असहमति दे, ये अधिकार भी दूसरे सदन को दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। दूसरा सदन यदि पहले सदन द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक में कोई भी संशोधन करता है तो उसे दोबारा वापस जो है वो पहले सदन को भेजना पड़ेगा, न कि राष्ट्रपति को। साधारण विधेयक के बारे में बात हुई है तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, पहली बात। दूसरी बात, ये इसका जो बिल को प्रस्तुत करने का और प्रस्तुत करने से लेकर के पारित होना और उसके बाद में उसका अधिनियम बनना, ठीक है, इस संबंध में कई चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, वाचन। वाचन का मतलब है कि विधेयक जो भी विधेयक है या बिल है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। यानी पहले वाचन में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर के राजपत्र में उसको प्रकाशित करने तक की जो प्रोसेस होती है वो शामिल होती है। फिर उसके बाद में दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में विधेयक जिस चीज से संबंधित है उसके सभी उपबंधों पर एक विस्तृत चर्चा की जाती है एवं संशोधन प्रस्तावों पर मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है यदि संशोधन की आवश्यकता है। तीसरे वाचन में क्या होता है कि संपूर्ण विधेयक को या तो स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, इस संबंध में चर्चा होती है। और तीसरे चरण में संशोधन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाता है। यदि जो सदन है वो जो भी जरूरी बहुमत है उससे उसका समर्थन कर देता है तो विधेयक को पारित समझा जाता है। और जब उस सदन में विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद में दूसरे सदन के पास उसको भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में जब इसको भेजा जाता है तो दूसरे सदन के पास में कुछ विकल्प होते हैं। वो क्या होते हैं कि पहला, दूसरा सदन विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर सकता है, जैसा है वैसा। दूसरा है कि
कुछ संशोधन उसमें कर सकता है और कुछ संशोधन करने करके उसको वापस कहाँ भेज सकता है, पहले सदन को। स्टेटमेंट में आपने देखा था वो राष्ट्रपति को भेजने की बात वहाँ पे की गई थी। तो अगर दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक में कुछ संशोधन करता है तो उसको वापस उसको पूर्व पहले वाले सदन में भेजना पड़ेगा। तीसरा है कि वो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है और चौथा है कि विधेयक पर कोई कार्रवाई न करके जस का तस उसको छोड़ सकता है। ठीक है, दोनों सदनों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। 25वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1971 में किया गया था उत्तर पूर्वी परिषद का गठन। उत्तर पूर्वी परिषद या इसको हम पूर्वोत्तर परिषद भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। 1971 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था। जब इसका गठन हुआ तो इसमें केवल 7 राज्य सम्मिलित थे। वर्ष 1994 में सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन से? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय। यह एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें जो साझे महत्व के विषय हैं वो सम्मिलित होते हैं। जो 8 राज्य इसमें सम्मिलित हैं उनके साझे हितों से संबंधित जो विषय होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों के द्वारा, जो भी इसके 8 सदस्य हैं उन राज्यों के द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनकी समीक्षा करने का काम इसका है। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय आपसे पूछा जाए, याद रखेंगे शिलांग में स्थित है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण को उनकी स्थापना के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो एक है इसमें वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। तो इसमें से सबसे पहले स्थापना हुई थी नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की, उसके बाद में रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, उसके बाद में कावेरी, उसके बाद में वंशधारा। डिटेल में जानते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ। ये विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है इनसे जुड़ी हुई कि कोई भी जल विवाद न्यायाधिकरण है उसमें जो मुद्दा है या जो भी विवाद का मुद्दा चल रहा है वो किन किन राज्यों के बीच में चल रहा है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नर्मदा जल विवाद। ठीक है, रावी और व्यास जल विवाद ये 1986 में गठन किया गया न्यायाधिकरण और ये विवाद किस किस राज्य के बीच में है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 में गठन हुआ, किस किस के बीच में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है, इसके बाद में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण ये 2010 में बनाया गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में वंशधारा जल विवाद चल रहा है। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होते हैं? संविधान का आर्टिकल 262, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। इसमें 2 प्रावधान शामिल हैं। पहला, संसद कानून बना करके अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल को प्रयोग करने से संबंधित या बंटवारे से संबंधित या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। ठीक है, संसद। दूसरा है कि संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। ठीक है, संसद ये व्यवस्था कर सकती है कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है या जो भी हमारे अदर कोर्ट्स हैं वो किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद में जो अपना अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का और अन्य कोर्ट्स का, वो उसका प्रयोग न करे, ऐसी व्यवस्था भी संसद के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए। पहला नदी बोर्ड अधिनियम बनाया 1956 में और दूसरा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया 1956 में। ये 2 कानून बनाए गए संसद के द्वारा। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो उस विवाद के निर्णय के लिए एक अस्थायी न्यायालय गठन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे न्यायाधिकरण के अधीन हो, उच्चतम न्यायालय या दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। 27वां प्रश्न यहाँ से देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के राज्य विधायिका के
किसी या दोनों सदनों को संबोधित करने या संदेश देने के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। तो ये अधिकार राज्यपाल को आर्टिकल 175 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, बाकी के जो अन्य 3 आर्टिकल हैं उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सहयोग या सलाह देने से संबंधित है। 160 का संबंध किससे है? इसका संबंध कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों से। 176 किससे संबंधित है? राज्यपाल द्वारा जो विशेष संबोधन का उपबंध किया जाता है उससे संबंधित है आर्टिकल 176। इसके मुताबिक राज्यपाल को विधानसभा को विशेष संबोधन देना होता है। और ये संबोधन कब कब दिया जाता है? सबसे पहला जो आम चुनाव होते हैं उसके बाद में जो पहला सेशन स्टार्ट होता है उसकी शुरुआत में पहला संबोधन होता है, और हर साल का जो पहला सत्र शुरू होता है उसकी शुरुआत में राज्यपाल का संबोधन होता है। ये 176 में है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, ये आर्टिकल 47 में नहीं है। 47 का संबंध है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का जो राज्य का कर्तव्य है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का जो संरक्षण होता है ये 361 में है। और 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और केंद्र के बीच में पत्रादि की जो राजभाषा होती है उसके बारे में बात की गई है 346 में। 2 और 3 का सुमेलन सही है। 47 के बारे में बात करते हैं। तो जो 47 का उपबंध दे रखा था ऑप्शन में वो गलत था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन 47 में नहीं है, ये अनुच्छेद 46 में है। 29वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ, इसके संबंध में कथन दे रखे हैं, ये आपको बताने हैं कि पहला है कि उसका जो पारिश्रमिक होता है महान्यायवादी का वो संसद के द्वारा निर्धारित होता है और वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल इसको कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। यानी जो महान्यायवादी का पद है इसकी व्यवस्था आर्टिकल 76 में है। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। यानी योग्यता क्या होती है अटॉर्नी जनरल की? जो योग्यता किसी भी जज की होती है। जज किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी जो योग्यता होती है वही योग्यता अटॉर्नी जनरल के लिए आवश्यक है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान को उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की कृपा बनने तक बने रह सकता है। वो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। यानी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज, कार्यकाल की व्यवस्था है नहीं, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन स्वतः अगर महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देगा। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है वो पारिश्रमिक दिया जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है उसको, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी भी मामले में अगर मत कराया जा रहा है या वोटिंग हो रही है तो वो वोटिंग में नहीं जा सकता है। एक संसद सदस्य की तरह उसको सभी भत्ते मिलते हैं और विशेषाधिकार मिलते हैं। जो सुविधाएं एक सांसद को मिलती हैं वही सुविधाएं अटॉर्नी जनरल को मिलती हैं। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं? स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तो इसमें से स्थगन और विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। संसद के 50 सदस्यों के समर्थन
और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही ये प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव है, ये सदन में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है, उसमें उस पर चर्चा के लिए सदन की जो रेगुलर कार्यवाही होती है, उसको स्थगित कराना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है? ये प्रस्ताव जो है स्थगन प्रस्ताव यदि ये सदन में पारित कर दिया जाता है तो जो नियमित कार्रवाई चल रही होती है उसको रोक दिया जाता है और जो मामला उठाया जाता है उस पर चर्चा होती है। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार ये अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा का विश्वास हासिल करे, ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव ये सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में ये प्रस्ताव लाया जाता है। मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये भी लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। ये विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा ही पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मतलब जो सत्ताधारी दल होगा उसकी निंदा करने के उद्देश्य से, और निंदा कौन करेगा? विपक्ष करेगा। तो विपक्ष के द्वारा इसको पेश किया जाता है। सामान्यतः ये प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। किसी इंडिविजुअल मंत्री के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रियों के समूह के यानी 2-3 मंत्रियों का ग्रुप हो उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके। और प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, और वो अगर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। क्लास अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।